स्टोरी के शुरुआत में हमें रेड मून दिखाया जाता है, फिर हमें डेमोनिक कल्ट की लूनार फेरी दिखाई जाती है, फिर हमें जमीन पर बैठे अपने स्वॉर्ड के साथ स्वॉर्ड एम्परर को दिखाया जाता है जो अब थक चुके होते हैं और उनमें फाइट करने की हिम्मत नहीं होती और उनके पीछे कई सारे मरे हुए लोगों की लाशें होती हैं। फिर लूनार फेरी अपने अटैक को चार्ज करते हुए कहती है, स्वॉर्ड एम्परर तुम अपने नाम के लायक होने के काबिल हो, लेकिन ये नाम आज खत्म होने वाला है और वो स्वॉर्ड एम्परर के ऊपर अटैक कर देती है। स्वॉर्ड एम्परर हंसते हुए कहते हैं, भले ही मैंने अपना गार्ड डाउन कर लिया था, लेकिन मुझे जो करना था मैंने वो कर लिया, तो मुझे मार दो। फिर लूनार फेरी स्वॉर्ड एम्परर के ऊपर अटैक कर देती है, पर स्वॉर्ड एम्परर उस अटैक से बिल्कुल भी नहीं डरता है और वो स्माइल करने लगता है। फिर हमें उस जगह पर एक बड़ा सा ब्लास्ट दिखाया जाता है जिसे लूनार फेरी देखकर काफी ज्यादा हंस रही होती है, पर वो सामने की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके अटैक को किसी पर्सन के स्वॉर्ड ने रोक लिया होता है। फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो जबरदस्त ऑरा को रिलीज कर रहा होता है। उसे देखकर स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं, यून। तो इस पर्सन का नाम यून है, तो अब से इसे यून ही कहेंगे। फिर यून कहता है, मुझे देर से आने के लिए माफ कर देना, अब आगे का मैं संभालता हूँ। फिर यून उस जगह से एक हाई जंप मारता है जिसे देखकर स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर यून उस हाई जंप मारने के बाद लूनार फेरी के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास चले जाता है, जिसे देखकर लूनार फेरी कहती है, तुम कौन हो? फिर यून कहता है, मैं वो हूँ जो आज और अभी यहीं पर तुम्हें अपने स्वॉर्ड से खत्म करेगा और मेरा नाम है मून स्प्लिटिंग स्वॉर्ड्समैन। फिर वो उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक कर देता है। इस अटैक को देखकर लूनार फेरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उस अटैक से कई सारे ड्रैगन्स निकलते हैं जो लूनार फेरी को छल्ली छल्ली कर देते हैं, जिस अटैक के वजह से लूनार फेरी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर स्वॉर्ड एम्परर स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें यून को दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर पहले आसमान को जिन घने बादलों ने ढका हुआ था, उन घने बादलों को चीरते हुए सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ती है और उन रोशनी के बीच में लूनार फेरी टुकड़ों में बिखरती हुई दिखाई जाती है। फिर हमें बताया जाता है ये वो दिन था जिस दिन हेवन से नौ एनर्जी बरसती हुई दिखाई दी। फिर हमें 6 साल बाद वॉरिंग मैनर को दिखाया जाता है और यून इस जगह का हेड होता है, मतलब मास्टर होता है। फिर हमें यून के सबसे छोटे बेटे जूखा को दिखाया जाता है जिसे उसकी स्टेप मदर पीट रही होती है, मतलब यून के फर्स्ट वाइफ सेकेंड वाइफ के बेटे को पीट रही होती है। फिर वो कहती है, कमजोर होना बंद करो और जल्दी से खड़े हो जाओ, मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बता दिया था कि आज इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं। फिर जूखा कांपते हुए कहता है, हाँ आपने मुझे बताया था। फिर स्टेप मदर कहती है, क्या तुम मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा नहीं था कि बैकयार्ड साफ हो जाना चाहिए और यहाँ एक भी पत्ता नहीं होना चाहिए? फिर जूखा कांपते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है। फिर स्टेप मदर कहती है, क्या तुम मेरी बातों को इसलिए इग्नोर कर रही हो क्योंकि मैं तुम्हारी असली की मदर नहीं हूँ? जूखा कांपते हुए फिर से कहता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर स्टेप मदर कहती है, अगर ये बात तुम्हारी मदर ने कही होती जिसने तुम्हें जन्म देते ही छोड़ दिया था, तब भी क्या तुम उसकी बातों को इग्नोर करते? फिर जूखा कांपते हुए कहता है, नहीं, या ये बात तुम्हारे फादर ने कही होती जिसने 6 साल से अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है? फिर जूखा फिर से कांपते हुए कहता है, नहीं। जिसकी बातों को सुनकर उसकी स्टेप मदर बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है और गुस्से से कहती है, क्या तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो? और जूखा को वहीं पर पीटने लगती है, जिसे पीछे से कुछ बच्चे देख रहे होते हैं और वो उसे देखकर हंस रहे होते हैं और उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा वाला बच्चा होता है वो चुपचाप उसे देख रहा होता है। फिर हमें एक कैरेज दिखाया जाता है जिसके साथ कुछ वॉरियर होते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। फिर कैरेज के अंदर का एक पर्सन कहता है, 6 साल हो गए लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं बदला। फिर दूसरा पर्सन कहता है, आखिरकार मैं अपने फादर के सॉन ब्रदर अंकल यून से मिलने वाला हूँ। फिर वही पहला वाला पर्सन कहता है, हम लोग वारंग मैनर पहुँचने वाले हैं, लेकिन नांगोंग यून दिखाई क्यों नहीं दे रही है? फिर दूसरा पर्सन कहता है, वो कैरेज के ऊपर बैठी हुई है। फिर कैरेज के अंदर बैठी एक औरत कहती है, नांगोंग यून जल्दी से नीचे आ जाओ, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। और ये औरत स्वॉर्ड एम्परर की वाइफ होती है और उसके साथ उसका बेटा होता है, और जो कैरेज के ऊपर होती है वो स्वॉर्ड एम्परर की बेटी होती है। फिर स्वॉर्ड एम्परर का बेटा कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, वो एक मार्शल आर्टिस्ट है तो उसे कुछ भी नहीं होगा। फिर वो स्वॉर्ड एम्परर से पूछता है, मुझे आप अंकल यून के बारे में बताइए, आखिर वो कितना
ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें स्वॉर्ड एम्पर खुद एक्नॉलेज करते हैं। फिर उसके बाद सुनकर स्वॉर्ड एम्पर स्माइल करते हैं और कहते हैं क्या कहा तुमने, वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो 6 साल पहले के लूनार फेरी के साथ फाइट के बारे में बता देते हैं। फिर वो कहता है वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, उसकी 9 हेवन स्वॉर्ड टेक्निक हमारे नांगोंग क्लैन की एडवांस टेक्निक से भी काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर उनका बेटा हैरान होते हुए कहता है क्या वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मार्शल आर्ट के वर्ल्ड में उन्हें कोई क्यों नहीं जानता। स्वॉर्ड एम्पर कहते हैं वो रिटायर हो गए हैं और उन्होंने अपनी टेक्निक को अभी तक किसी को भी पास डाउन नहीं किया है। चलो मैं तुम्हें उनके बारे में अच्छे से बता देता हूँ ताकि तुम उनके सामने कुछ ऐसा ना बोल दो जिससे वो नाराज हो जाएं। फिर स्वॉर्ड एम्पर बताते हैं कि उनकी 2 वाइफ थी जिसमें से वो दूसरी वाइफ को सबसे ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन 6 साल पहले अपने बच्चे को जन्म देते हुए वो मर गई। उसके बाद यून ने सब कुछ छोड़ के अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। फिर उसके बाद हमें यून के वॉरियोंग मैनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक गार्ड मैडम मैडम चिल्लाते हुए स्टेप मदर के पास आ जाता है। फिर स्टेप मदर उस गार्ड से कहती है तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो। फिर वो गार्ड कहता है सर अपने कमरे से बाहर आ गए हैं। इस बात को सुनकर स्टेप मदर एक सीरियस फेस बनाते हुए कहते हैं क्या वो सच में बाहर निकल गए हैं। फिर वो गार्ड कहता है जैसे ही सर को पता चला कि नांगोंग क्लैन के लोग यहाँ आ रहे हैं वो उन्हें रिसीव करने के लिए चले गए। फिर हमें स्टेप मदर के हाथों को दिखाया जाता है जो जुका को इतना ज्यादा पीटी होती है कि जुका का खून उसके हाथों में लग गया होता है। फिर वॉरियर उसे एक कपड़ा ला के देता है जिससे वो अपने हाथ को पोंछते हुए कहती है आखिर इतने सालों के बाद तू अपने फादर के चेहरे को देख पाएगा, लेकिन तू ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तू इस हालत में यहाँ से बाहर निकल के अपने फादर से मिलने जाएगा। जब तक तू पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक तो बिल्कुल सोचना भी मत कि तू उनसे मिल पाएगा। फिर जुका खड़े होने की कोशिश करता है और वो कांपते हुए कहता है मैं अच्छे से समझ गया, मैं फादर के सामने बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। फिर स्टेप मदर कहती है ये बहुत अच्छी बात है कि तुम आखिरकार समझ गए कि यहाँ चीजें कैसी चलती हैं। तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हें कहाँ जाना है। अगर तुम्हारे वजह से हमारे परिवार को जरा सा भी शर्मिंदा होना पड़ा तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तुम अपने इस गंदे चेहरे को दूसरे के सामने बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते। फिर वो जाते हुए कहती है भले ही मेरी नजर तुम्हारे ऊपर अभी नहीं है, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो कि अगर तुम मेरी बातों को इग्नोर करते हो तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। फिर जूखा वहाँ से जाने लगता है और स्टेप मदर भी वहाँ से अपने बच्चे को लेकर जाने लगती है। जूखा को इतना ज्यादा मार पड़ी होती है कि वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था और उसे जाते हुए गौर से ये लड़का देख रहा था। ये स्टेप मदर का सबसे बड़ा बेटा यून मोबेक है। फिर स्टेप मदर अपने हाथों से मोबेक के चेहरे को अपने तरफ करते हुए कहती है मेरे बेटे मोबेक तुम्हें आज बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है। तुम्हें अपने अंकल की बेटी नांगोंग्यून से बहुत ही अच्छे से दोस्ती करनी है। फिर वो एक स्माइल करते हुए कहती है तुम मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। गाइस दूसरे शब्दों में बताऊं तो ये चाहती है कि मोबेक नांगोंग्यून को पटाए। फिर हमें वॉरंग मैनर के गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां दोनों एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। फिर स्वॉर्ड एम्परर कहता है यून तुमने अपनी हालत कैसे कर रखी है, क्या तुम ठीक हो। फिर यून कहता है मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे तुमसे मिलने में काफी शर्म आ रही है। मुझे इस बात का काफी अफसोस है कि मैं तुमसे इतने लंबे समय से नहीं मिल पाया। फिर स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं कोई बात नहीं, पर अब तो हम मिल चुके हैं। फिर स्वॉर्ड एम्परर अपने वाइफ और अपने बेटे से मिलाते हैं। फिर उनकी वाइफ कहती है मेरा नाम जिंग हा यून है। फिर उनका बेटा ग्रीट करते हुए कहता है मेरा नाम नांगोंग चुन है और वो यून को देखकर सोचने लगता है तो ये है अंकल यून। फिर हमें यून को दिखाया जाता है जहाँ उसकी मूंछ और दाढ़ी काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। फिर वो कहता है हाँ यून मुझे आपसे मिलकर काफी खुशी हुई और चुन तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। फिर उसके बाद हमें यून को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा कमजोर और ओल्ड दिख रहा होता है। फिर उसे देखकर चुन सोचने लगता है ये 6 साल से एक कमरे में बंद थे, पर मैंने जो इनके बारे में सोचा था ये तो बिल्कुल उससे अलग लग रहे हैं। फिर हायून कहती है मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आखिरकार आपसे मिल पाई। फिर वो कहती है ये मेरी सेकंड बेटी नांगोंग यून है, लेकिन वहाँ पे नांगोंग रहते ही नहीं है, तो उसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वो कहती है हे भगवान
भगवान वो फिर से गायब हो गई। उसे देखकर स्वॉर्ड एम्परर भी अपने चेहरे पे हाथ रख लेते हैं। फिर हायून कहती है मेरे बेटे के यहाँ प्रेजेंट नहीं होने पर मुझे माफ कर देना। वो कहीं भी एक जगह बिल्कुल भी नहीं रुकती, वो कहीं न कहीं घूमते रहती है। फिर यून कहता है कोई बात नहीं, अभी तो उसकी खेलने कूदने की उम्र है। फिर स्टेप मदर कहती है हमारा चौथा बेटा भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो छिपता रहता है और जल्दी दिखाई नहीं देता। तो गाइस वो यहाँ पर ज्यूखा की बात कर रही है। फिर वो कहती है यून डार्लिंग क्या तुम मुझे और मेरे बेटे को इनसे नहीं मिलाओगे? फिर यून उसे देखकर कुछ सोचने लगता है। फिर यून कहता है ये मेरी वाइफ और ये मेरे बच्चे हैं। फिर स्टेप मदर कहती है मेरा नाम बेक मीजू है, तो गाइस अब से इसको मीजू ही कहेंगे। फिर वो कहती है आप लोग काफी लंबा सफर तय करके आए हो तो अंदर चल के आराम कीजिए। फिर मीजू मुबेक की तरफ मुड़ती है और उसके पास आ जाती है और उसे कहती है मुबेक जाओ और नांगो ग्यून को चारों तरफ अच्छे से ढूंढना और ये चीज अच्छे से श्योर करना कि तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन उसके लिए काफी अच्छा हो। फिर वो एक अजीब सा फेस बनाते हुए कहती है तुम मेरी बातों को अच्छे से समझ गए ना? फिर मुबेक ठीक है मदर बोल के वहाँ से चले जाता है। फिर हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ ज्यूखा अपने दोनों हाथों को खड़े करके घुटने के बल बैठा होता है और वो साथ ही कांप रहा होता है। फिर वो मन ही मन सोचने लगता है गेस्ट कब जाएंगे, मेरा हाथ बहुत जोर से दर्द कर रहा है, वो लोग जल्दी चले जाएंगे तो अच्छा होगा। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मेरे आंखें बंद हो रही हैं, मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं। अगर मैं अभी बेहोश हो गया और ये मेरी स्टेप मदर को पता चलेगा तो वो मुझे और पनिश करेगी। और वो ऐसे ही सोचते सोचते वहाँ पे गिर जाता है। असलियत में वो वहाँ पर सो जाता है और उसे बैकयार्ड में सोए हुए थोड़ी देर ही होता है कि वहाँ पर ज्यूखा के पास कोई बहुत ही तेजी से आ रहा होता है और वो उसके पास पहुँच जाता है, लेकिन ज्यूखा अभी भी सो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो जैसे ही सामने देखता है वो काफी घबरा जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि स्टेप मदर उसके पास आके खड़ी है, जिसे देखकर वो बहुत ही तेजी से घुटने के बल बैठकर अपने दोनों हाथों को खड़े कर देता है। फिर वो कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। फिर वो मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, इस बार तो मदर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। फिर वो धीरे धीरे करके अपने दोनों आंखों को ऊपर उठाता है, वो सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और आप इसे देखकर तो समझ ही गए होंगे कि ये कौन है। और उसे देखकर ज्यूखा की नजरें उसी पर टिक जाती हैं और वो उसे देखकर शर्माने भी लगता है क्योंकि नांगो ग्यून सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर उसके बाद हमें वॉरंग मैनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मीजो कहती है हमारे और नांगो क्लैन के बीच एक शादी कैसे रहेगा। फिर स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं बिल्कुल, वॉरंग मैनर नांगो क्लैन के ससुराल होने के काबिल है, ये हमारे बच्चों के लिए भी काफी अच्छी खबर है। फिर स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं यून तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? फिर यून कहता है मैं सच में इस ऑफर के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है ये ज्यादा बेहतर होगा कि हमारे बच्चे अपने शादी के डिसीजन को खुद लें। फिर स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। फिर यून कहता है किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे के ऊपर शादी का बोझ डालना नहीं चाहिए, उनका फ्यूचर हमसे बिलोंग नहीं करता और वो अपने लाइफ के किसी भी चीज का डिसीजन खुद ले सकते हैं। मीजू उसके बातों सुनकर गुस्से से अपने मन ही मन कहती है तुम किस तरह की बकवास बातें कर रहे हो, तुम सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह देते कि तुम मेरे से शादी करके पछता रहे हो? आखिर ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब तुम 6 साल से अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखे थे तो मैं अपने फैमिली को चलाने के लिए काफी हार्ड वर्क कर रही थी। फिर मीजो कहती है लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आगे चलकर हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे? फिर स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं हाँ हम एक दूसरे से मिलते रहें तो उनके पास भी एक दूसरे को अच्छे से जानने का मौका होगा। फिर मीजो कहती है मैं भले ही थोड़ी मतलबी हो रही हूँ लेकिन मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। फिर स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं बिल्कुल आप बेझिझक बोलिए। फिर मीजो सीरियस फेस बनाते हुए कहती है मैं चाहती हूँ कि आपका नांगोंग क्लैन मेरे बेटे को गाइडेंस दे। उसके बाद सुनकर स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं आपके कहने का क्या मतलब है? आपकी टेक्निक तो हमारे नांगोंग क्लैन की टेक्निक से भी ज्यादा एडवांस है और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसका डिसीजन मैं खुद अकेले ले सकता हूँ। फिर यून कहता है मैं भी इसका रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर नांगोंग क्लैन इससे कन्विंस नहीं है तो बताइए मैं नांगोंग क्लैन की क्या मदद कर सकता हूँ। उसके बाद सुनकर स्वॉर्ड एम्परर सोचने लगते हैं। फिर यून को दिखाया जाता है जो अपने सिर को झुकाए चुपचाप बैठा होता है, जिसे स्वॉर्ड एम्परर
गौर से देखते हैं और उसे देखने के बाद कहते हैं, ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे सच बताना, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या ये अच्छा होगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा बेटा तुम्हारी 9 हेवन स्वॉर्ड टेक्निक को इनहेरिट ना करे? फिर यून कहता है, हमारी मार्शल आर्ट नांगो क्लैन के मार्शल आर्ट से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि मोबेक ने अभी तक 9 हेवन स्वॉर्ड टेक्निक को अच्छे से याद कर लिया होगा। स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं, क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो? मैंने 6 साल पहले तुम्हारे 9 हेवन स्वॉर्ड टेक्निक के एडवांस मूव को करते हुए देखा था। फिर यून कहता है, मेरी अभी कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये टेक्निक को अभी किसी को सिखा नहीं सकता। मैं इस टेक्निक को एक प्राइवेट लेटर में भेज दूंगा। फिर उसके बाद यून को अचानक से कुछ हो जाता है और वो अपने मुंह के ऊपर हाथ रख देते हैं और जोर जोर से खांसने लगते हैं। उसे देखकर स्वॉर्ड एम्परर थोड़ा सा हैरान होते हुए कहते हैं, यून क्या तुम ठीक हो? फिर उसके बाद यून काफी जोर जोर से खांसने लगता है और उसे खून की उल्टी भी होने लगती है, जिसे देखकर स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं, कोई जल्दी से फिजिशियन को यहाँ पर बुलाओ। फिर मोबेक को दिखाया जाता है, जो नांगोंग यून को इधर उधर घूम घूम के देख रहा था। फिर वो सोचने लगता है, मदर ने मुझसे कहा था कि मुझे नांगोंग यून के क्लोज रहना है, लेकिन मैं इतने समय से उसे ढूंढ रहा हूँ, पर वो मुझे मिल ही नहीं रही है। फिर तभी उसे दीवार के कोने से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और ये मोबेक की छोटी बहन सियोलजू होती है, जो कहती है, क्या आपने अपने कट्टर दुश्मन को मारा है? फिर चुन कहता है, तुम्हें ऐसी बातें किसने बताई? फिर सियोलजू कहती है, मैंने यहाँ के सारे नॉवेल्स पढ़े हुए हैं, मैं जानती हूँ आपका नाम अज़ुरे क्लॉड सॉर्ड है, जो अपने रास्ते में आए सभी दुश्मनों को मार देता है। फिर चुन कहता है, तुम्हारी ये बात सच है कि मेरा नाम अज़ुरे क्लॉड सॉर्ड है, लेकिन मैं रास्तों में आने वाले अपने सभी दुश्मनों को मारता हूँ, ये बात बिल्कुल गलत है। फिर पीछे से मोबेक सियोलजू चिल्लाते हुए उसके तरफ आ रहा होता है और वो वहाँ पर आके झुक जाता है और कहता है, मेरे बहन ने आपको इतना समय से परेशान किया, इसके बदले मैं आपसे माफी मांगता हूँ। फिर चुन कहता है, टेंशन की कोई बात नहीं है, ये मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही थी। और तुमने अपना नाम क्या बताया था? फिर मोबेक कहता है, मेरा नाम यून मोबेक है। फिर सियोलजू चुन के कपड़े को खींचते हुए कहती है, आप मेरा नाम तो जानते हैं ना, मेरा नाम सियोलजू है, आप इसे कभी भी मत भूलना। फिर मोबेक सियोलजू से कहता है, रूड होना बंद करो। फिर सियोलजू कहती है, मैं तो पोलाइट हो रही हूँ, तुम ही हो जो मुझे हमेशा से परेशान करते हो। फिर वो लोग वहीं पर एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, जिसे देखकर चुन सोचने लगता है, नांगोंग यून भी इसी तरह की लड़की होती तो कितना ज्यादा अच्छा होता। फिर मोबेक को अचानक से याद आता है कि वो लोग चुन के सामने झगड़ रहे हैं। फिर वो अपने साथ अपने सिस्टर के सिर को झुका लेता है और चुन से माफी मांगने लगता है। फिर चुन कहता है, कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी सिस्टर इतना ज्यादा ओपन माइंडेड है। मोबेक, क्या तुम किसी को ढूंढ रहे थे? फिर मोबेक कहता है, क्या आप जानते हैं कि आपकी सिस्टर कहाँ है? मैं उनसे दोस्ती करना चाहता हूँ। फिर चुन कहता है, तुम उससे दोस्ती करना चाहते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं भी उसे ढूंढ रहा था और वो अभी तक मुझे नहीं मिली है। तुमने इससे पहले उसे कभी देखा नहीं है, इसलिए हम लोगों को साथ मिलकर ढूंढना चाहिए, इस बहाने मैं तुम्हारी उससे दोस्ती भी करा सकता हूँ। फिर सियोलजू कहती है, मुझे ये पसंद आया, लेकिन मैंने सुना है कि वो बोल नहीं सकती। फिर चुन कहता है, ऐसी बात नहीं है कि वो बोल नहीं सकती, उसे चुप रहना ज्यादा पसंद है, इसलिए वो बहुत ही कम बोलती है। फिर चुन मोबेक को बोलता है, हो सकता है कि वो आपसे मिलकर अच्छा महसूस करे, तो वो आपसे दोस्ती भी कर सकती है। फिर हमें बैकयार्ड में नांगोंग यून का सीन दिखाया जाता है, जो ज्यूका के सामने खड़े होती है। उसे देखकर ज्यूका सोचने लगता है, ये आखिर कौन है, ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। फिर तभी अचानक से ज्यूका को पहले की बात याद आती है, जहाँ उसकी स्टेप मदर ने कहा था कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं। फिर वो नांगोंग यून को देखकर सोचने लगता है, उसके इतने महंगे कपड़े और उसके पहनावे को देखकर ऐसे लगता है वो उन्हीं इम्पोर्टेंट गेस्ट में से एक है। मेरी स्टेप मदर ने मुझे सख्त मना किया था कि मुझे किसी भी इम्पोर्टेंट गेस्ट के सामने नहीं आना है। इस बार तो स्टेप मदर मुझे डेफिनेटली पनिश करके ही रहेगी। और वो उसके बारे में सोच सोच कर बहुत ज्यादा कांपने लगता है, जिसे देखकर नांगोंग यून काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर तभी अचानक से ज्यूका अपने हाथ को जमीन पर रखता है और बहुत ही तेजी से वहां से भागने लगता है, जिसे देखकर नांगोंग यून कुछ समझ नहीं पाती। पर तभी अचानक से ज्यूका के पास नांगोंग यून आ जाती है, जो उसके कपड़े को पकड़ती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। और ये सब इतना जल्दी होता है कि ज्यूका को कुछ समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। फिर नांगोंग
नांगोंग यून सामने की तरफ देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि ज्यूका के बॉडी पे कई सारे चोट के निशान होते हैं। फिर ज्यूका जमीन पर लेटे हुए ही कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जिसकी बातें सुनकर नांगोंग यून सोचने लगती है वो किस बात की मुझसे बार बार माफी मांग रहा है। जब मैं उसके पास पहुंच के उसे जमीन पर गिराई तो वो रिएक्ट तक नहीं कर पाया। क्या वो मार्शल आर्ट नहीं सीखते हैं? उसके चोट के निशान को देखकर ऐसे लगता है कि वो किसी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के नहीं है और ऐसा लगता है कि उसे ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता। उसके रेड हेयर को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो मून स्प्लिटिंग स्वॉर्ड्समैन के बेटों में से एक है। तो गाइस, यून का ही नाम मून स्प्लिटिंग स्वॉर्ड्समैन है। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट काफी टैलेंटेड होता है तो उसे लोगों के द्वारा एक निक नेम दे दिया जाता है और स्वॉर्ड एम्परर भी एक निक नेम है और वो नांगोंग क्लैन का पैट्रियार्च भी है। फिर नांगोंग यून ज्यूका को देखकर सोचने लगती है वो उनका बेटा है, लेकिन वो मुझसे इतना डर क्यों रहा है। फिर वो नीचे की तरफ झुकती है और ज्यूका को काफी गौर से देखने लगती है और ज्यूका अभी भी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बोल रहा होता है। फिर नांगोंग यून ज्यूका की तरफ हाथ को आगे बढ़ाने लगती है जिसे देखकर ज्यूका काफी ज्यादा डरने लगता है और उसे ऐसे लगने लगता है कि ये उसकी स्टेप मदर के हाथ है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसकी दिल की धड़कनें इतना ज्यादा तेज हो जाती है कि वो हाफने लगता है। फिर उसे देखकर नांगोंग यून सोचती है अच्छा ऐसी बात है और यहाँ पर शायद नांगोंग यून को सब बातें समझ में आ गई है कि यहाँ पर ज्यूका के साथ क्या हुआ है। फिर ज्यूका काफी ज्यादा डर जाता है और उसे वही सब पुरानी यादें याद आने लगती है जो स्टेप मदर ने उसके साथ की होती हैं। फिर नांगोंग यून उसके तरफ हाथ बढ़ाते हुए सोचने लगती है लगता है इसका देखभाल कभी भी अच्छे तरह से नहीं किया गया। फिर नांगोंग यून ज्यूका के सिर के ऊपर हाथ रख के उसके बालों को सहलाने लगती है। ज्यूका जो थोड़ी देर पहले डर से अपनी आंखें बंद कर दिया था वो अपनी आंखें खोलता है और वो सामने की तरफ नांगोंग यून को देखने लगता है। फिर नांगोंग यून कहती है तुम्हारा नाम क्या है? फिर ज्यूका कहता है ज्यूका, मेरा नाम यून ज्यूका है। फिर नांगोंग यून उसके बालों को सहलाने लगती है और कहती है अच्छा तुम्हारा नाम यून ज्यूका है। और ज्यूका के साथ ये पहली बार था जब किसी ने उसे इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया था। फिर नांगोंग यून कहती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जिसे सुनकर सबसे पहले तो अपने सिर को झुका लेता है पर वो उसके बाद रोने लगता है। उसे अचानक रोता देख नांगोंग यून काफी हैरान हो जाती है। फिर ज्यूका को दिखाया जाता है जो फूट फूट के रो रहा होता है। फिर नांगोंग यून उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसे रोता देख उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है सब ठीक है। फिर हमें ज्यूका दिखाया जाता है जो अभी भी उसके बाहों में रो रहा होता है। फिर नांगोंग यून फिर से दिलासा देते हुए कहती है सब ठीक है। फिर ज्यूका वैसे ही थोड़ी देर तक रोते रहता है और जब उसका रोना खत्म हो जाता है तो नांगोंग यून खड़े होकर उसके तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। कुछ पल के लिए ज्यूका नांगोंग को देखता है फिर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। फिर नांगोंग यून उसे कहीं लेकर जाने लगती है। फिर हमें दीवार पे एक होल को दिखाया जाता है। उस होल को देखकर ज्यूका हैरान हो जाता है और नांगोंग यून उसे देखकर स्माइल करने लगती है। फिर वो ज्यूका के हाथ को पकड़कर उसे होल के पास ले आती है और उस होल में घुस के दीवार के उस पार चली जाती है और ज्यूका अभी भी हैरान होते हुए उस होल की तरफ देख रहा होता है। फिर वो सामने देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि होल के उस पार से नांगोंग यून का हाथ आता है जो उसे आने का इशारा कर रहा होता है। कुछ देर के लिए वो उसे देखता है फिर वो भी उस होल के पार हो जाता है। फिर हमें बैकयार्ड के बाउंड्री में लगे उस होल को दिखाया जाता है। फिर नांगोंग यून ज्यूका का हाथ पकड़ के उसे उस जगह से दूर लेके आ जाती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ज्यूका सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है। ये उसका पहली बार होता है जब वो वॉरिंग मैनर के बाहर टाउन में घूमने के लिए आया है और वहाँ की चहल पहल और वहाँ के लोग ज्यूका के लिए पहली बार था, इसलिए वो थोड़ा सा नर्वस भी था। फिर घूमते घूमते ज्यूका की नजर भुने हुए आलू की तरफ जाती है जिससे वो खाना तो चाहता है पर इस बात को नांगोंग यून को वो बोल नहीं पाता। पर नांगोंग यून उसके चेहरे को देखकर स्माइल करती है और सब समझ जाती है। फिर वो उस दुकान के पास जाके 3 भुने हुए आलू के स्टिक खरीदती है जिसमें से वो 2 ज्यूका को देती है और एक अपने पास रखती है और वो इतना भूखा होता है कि वो उसको एक ही बार में आधा खा जाता है। फिर नांगोंग यून उसे देखकर स्माइल करने लगती है और उसके बालों को सहलाने लगती है और उसे देखकर ज्यूका भी थोड़ा शर्माने लगता है क्योंकि वो स्माइल करते हुए काफी अच्छी लग रही थी। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लोग टाउन में घूम ही रहे होते हैं कि उनके पास वॉरिंग मैनर
मैनर के वॉरियर आ जाते हैं और वो उसके सामने खड़े होकर ज्यूका को गुस्से से देख रहे थे, जिसके वजह से ज्यूका डर से कांपने लगते हैं। फिर नांगोंग यून भी उस वॉरियर को देखती है और ज्यूका का हाथ को कस के पकड़ लेती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहां वॉरिंग मैनर में यून बिस्तर में पड़ा होता है और उसके सामने स्वॉर्ड एम्परर बैठा होता है। स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं, तुम जाग गए? फिर यून कहता है, लगता है मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं, बिल्कुल, क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया था? आखिर जो एक समय पर मून स्प्लिटिंग स्वॉर्ड्समैन हुआ करता था, उसकी हालत इतना ज्यादा खराब कैसे हो गई? फिर यून कहता है, मुझे अपने ऊपर ही शर्म आ रही है, मैं तो अपने आप को बेहोश होने से भी नहीं रोक सकता। फिर स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं, ऐसी बकवास बातें करना बंद करो और जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हें अपने क्लैन और फैमिली के लिए ठीक होना ही पड़ेगा। फिर यून कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे क्लैन की 9 हेवन स्वॉर्ड टेक्निक जियो तियान जुआनु गॉडेस से पास डाउन हुई है। जियो तियान जुआनु गॉडेस चाइनीज मैथोलॉजी के वॉर और लॉन्गेटिविटी की गॉडेस है। और गाइस, ये गॉडेस इस मिरर में है और इस मिरर को याद रखना। और 9 हेवन स्वॉर्ड टेक्निक भी इन्होंने ही सिखाई थी। फिर यून कहता है, मैं कुछ दिनों से उन्हें देखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं उन्हें देख नहीं पा रहा। लगता है वो मेरे से नाराज हो गई है क्योंकि मैंने उन्हें निराश कर दिया है। जब वो मुझे छोड़ के गई तो उसके साथ मैं भी मर गया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने पीछे एक बच्चे को छोड़ गई जो मेरे से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। पर मुझ में इतना ज्यादा हिम्मत नहीं है कि मैं उससे मिल सकूं। मुझे लगता है मैं उससे मिलता हूं तो उससे नफरत करने लगूंगा। भले ही मैं जानता हूं कि उसकी कोई गलती नहीं है कि उसके जन्म देते ही वो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मैं सिर्फ एक बेकार सा बहाना ढूंढ रहा हूँ उन यादों को मिटाने का। फिर स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं, बकवास करना बंद करो, मुझे तुम्हें इतना भी कमजोर देखने की आदत नहीं है। फिर यून अपने बिस्तर पर से उठते हुए कहता है, मैं तुमसे एक लास्ट फेवर चाहता हूँ। फिर स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं, अपने ऊपर इतना भी जोर देने की जरूरत नहीं है। फिर यून कहता है, मैं जानता हूँ कि ये कहने का अधिकार मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखो। फिर स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं, तुम ये सब बातें करना बंद करो, तुम्हें अभी अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर यून कहता है, वो बच्चे बिना फादर के बड़े हुए तो ये मेरा फर्ज है कि मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी दूं, इसलिए ये मेरा फर्स्ट और फाइनल रिक्वेस्ट है। फिर हमें उस कमरे का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां हायून और मीजू इंतजार कर रहे होते हैं। फिर तभी वहां पर वॉरियर नांगोंग यून और ज्यूका को लेकर आ जाते हैं। फिर मीजू नांगोंग यून को ज्यूका के साथ देख के हैरान हो जाती है। फिर हायून नांगोंग यून के पास दौड़ते दौड़ते आती है और कहती है, तुम इतना समय से कहाँ थी और तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? फिर हायून की नजर ज्यूका की तरफ जाती है, जिसे देखकर वो नांगोंग यून से पूछती है, ये लड़का कौन है? फिर तभी मीजू ज्यूका के पास आ जाती है और अपनी एक्टिंग को करते हुए कहती है, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई और तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है? तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। और स्टेप मदर के पास आते ही ज्यूका डर से कांपने लगता है। फिर मीजू अपने चेहरे को घुमाते हुए कहती है, तुम्हारा नाम नांगोंग यून है ना? मैंने इसे पूरे दिन भर नहीं देखा था, इसलिए मैं इसके लिए काफी ज्यादा चिंता थी, लेकिन तुमने इसे ढूंढ के मेरे पास ले आया है तो इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और नांगोंग यून उसे काफी ज्यादा गुस्से से देखने लगती है। फिर चुन नांगोंग यून कह के उसके पास आने लगता है। उसके साथ सियोलजू और मुबेक भी होते हैं। चुन उसके पास आके कहता है, तुम इतने समय से कहाँ चली गई थी? हम तुम्हें दिन भर ढूंढ रहे थे। क्या तुम फिर से छत के ऊपर चढ़ गई थी? लेकिन नांगोंग यून का ध्यान तो कहीं और ही होता है। फिर चुन सामने देख के थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, ये लड़का आखिर कौन है जिसका हाथ नांगोंग यून ने पकड़ा है? फिर मुबेक भी नांगोंग यून की तरफ देखता है और नांगोंग यून भी उसके तरफ मुड़ के देखती है और उसकी खूबसूरती को देखकर मुबेक भी शर्माने लगता है। फिर वो ये देख के हैरान हो जाता है कि नांगोंग यून ज्यूका के हाथ को पकड़ी है और उसे देखकर मुबेक सोच में पड़ जाता है। फिर हायून कहती है, लगता है ये लोग थक गए हैं, इसलिए चलो आराम करने के लिए अंदर चलते हैं। फिर हायून नांगोंग यून को लेके जाने लगती है, जिसकी वजह से दोनों का हाथ एक दूसरे से अलग अलग हो जाता है। हायून कहती है, चलो चलते हैं, लेकिन नांगोंग ज्यूका की तरफ ही देख रही थी। उसके वहाँ से जाने के बाद ज्यूका डर से कांपने लगता है। फिर मेजो कहती है, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि किसी गेस्ट के सामने मत आना और छिप के रहना? क्या तुम ये चाहते हो कि पूरी दुनिया जाने कि
तुम्हारी फर्स्ट मदर स्टेप मदर है। तो गाइस यहाँ पर कहने का ये मतलब था कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि यून के सेकेंड वाइफ का कोई बेटा है, इसलिए मीजो ज्यूका की पहचान को छुपाना चाहती है जिससे किसी को भी ये पता ना चले कि यून की सेकेंड वाइफ का कोई दूसरा बेटा भी है। फिर ज्यूका कहता है मुझे माफ कर दो। फिर मीजो एक सीरियस फेस बनाते हुए कहती है आखिर उस लिटिल बिच की हिम्मत कैसे हुई मुझे गुस्से से घूरने की। फिर वहाँ से सभी चले जाते हैं और वहाँ पर मीजो और ज्यूका ही बचे होते हैं। फिर हमें बताया जाता है उस साल के 7वें महीने में मून स्प्लिटिंग स्वॉर्ड्समैन यून मोरियोंग मर गया। उसके मरने के बाद मेजो ने अपने क्लैन से 21 वॉरियर यून क्लैन में बुलाई ताकि वो उनकी जगह को भर सके और उन क्लैन वॉरियर को वॉरियोंग मैनर के व्हाइट टाइगर स्क्वाड के नाम से जाना गया। इसके अलावा यून मोबेक भी मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग के लिए नांगोंग क्लैन चला गया। फिर उसके बाद बेक मीजू ऑफिशियली वॉरियोंग मैनर की मास्टर बन गई। फिर हमें यून के एनेक्स बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ मीजो गुस्से में पागलों की तरह कुछ ढूंढ रही होती है। फिर वहीं पे एक वॉरियर आता है और कहता है मैडम। फिर मीजो गुस्से से उसके तरफ मुड़ती है और कहती है क्या तुम्हें कुछ मिला। फिर वो वॉरियर कहता है हमने वॉरियोंग मैनर के हर एक कोने हर एक जगह को अच्छे से छानबीन किया लेकिन ऐसे लगता है मास्टर यून ने अपने टेक्निक का एक सिंगल मार्शल आर्ट मैनुअल तक नहीं छोड़ा है। फिर मीजो गुस्से से उस वॉरियर की तरफ एक बुक को फेंक देती है। फिर मीजो कहती है ये इम्पॉसिबल है, उस आदमी ने डेफिनेटली एडवांस टेक्निक के बारे में बताया था। उनसे रिलेटेड सभी चीजों को वेयर हाउस में रख दो, मैं उसकी चीजों को अपने आंखों के सामने देखना नहीं चाहती। फिर वो वॉरियर कहता है ठीक है मैडम मैं इसे जल्द ही कर दूंगा। फिर वो वॉरियर बाहर जाता है और कहता है तुम लोगों ने अच्छे से सुन लिया ना मैडम ने क्या कहा। मैनर के बाहर जो लोग हैं उन्हें छोड़ के जितने भी व्हाइट टाइगर स्क्वाड के लोग हैं उन्हें एनेक्स बिल्डिंग के पास इकट्ठा करो। फिर मीजो कहती है रुको, जब तुम यून के सभी चीजों को लेके जा रहे हो तो उस बच्चे को भी उस वेयर हाउस में जाके लॉक कर देना। जिसे सोचकर उस गार्ड के भी पसीने छूटने लगते हैं। फिर हमें वेयर हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ ज्यूका चिल्लाते हुए कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, भले ही मैंने इस बार गलती कर दी लेकिन मैं अगली बार बिल्कुल भी गलती नहीं करूंगा। लेकिन वो वॉरियर ज्यूका को उस वेयर हाउस में फेंक देता है और कहता है अब से तुम्हारा घर यही है। फिर वो कहता है मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना, अगर मुझे जीना है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। फिर ज्यूका डरते हुए कहता है प्लीज मेरी मदद करो। फिर वो वॉरियर कहता है अगर तुम ऐसा कहते हो तो भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो हंसते हुए कहता है इसके अलावा तुम्हारे साथ इस जगह पर तुम्हारे फादर की निशानी भी है, तुम इसे अपने फादर के मरने पर रिस्पेक्ट देने का तरीका समझो। फिर वो वॉरियर गेट को बंद करके वहाँ से चले जाता है। वो इस वेयर हाउस में बिल्कुल अकेला होता है और यहाँ पे बहुत अंधेरा भी होता है जिसके वजह से वो डरने लगता है। पर थोड़ी देर बाद वो भी समझ जाता है कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। फिर वो अपने दोनों हाथों को मोड़कर वहीं पर बैठ जाता है और वो अपने मन ही मन सोचने लगता है मुझे इस जगह बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मुझे इस जगह पर और कितना लंबा समय रहना होगा। फिर ऐसे ही सोचते सोचते दिन हो जाता है और ज्यूका सोया हुआ रहता है। फिर उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है। फिर ज्यूका को एक आवाज सुनाई देती है जिससे वो उठ जाता है और जब वो देखते हैं तो एक छोटे से दरवाजे से उस जगह पर कोई खाना रख रहा होता है। फिर वो खाना रख के उस खिड़की को बंद कर देता है। फिर ज्यूका उस खाने को देखकर सोचने लगता है क्या मुझे इस खाने को खाना चाहिए, लेकिन मुझे भूख लग रही है। फिर वो उस खाने को खाने लगता है। फिर वो उस खाने को देखकर सोचने लगता है ये तो पत्थर के जैसे हार्ड है, मैं भी अच्छा खाना खाना चाहता हूँ। फिर तभी अचानक से उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। फिर ज्यूका उसे देखकर सोचने लगता है वो क्या चीज है जो चमक रही है। फिर वो अपने खाने को वहीं पे रखता है और उसके पास जाने लगता है। फिर वो उसके पास जाने के बाद उसके ऊपर रखे कपड़े को हटाने लगता है जिसके बाद पता चलता है कि वो एक मिरर है। और इस मिरर को देखकर गाइस आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा मिरर है। फिर उसे देखने के बाद ज्यूका सोचने लगता है ये तो एक मिरर है और इसके ऊपर तो काफी ज्यादा धूल है, मैं तो ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ, तो ठीक है मैं इसे साफ कर देता हूँ। फिर वो अपनी ही उंगली से अपने ही कपड़े को पकड़कर मिरर को साफ करने लगता है और वो जैसे ही मिरर को साफ करता है तो मिरर में उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जिसे देखकर ज्यूका कहता है तुम्हें भी मेरी तरह छोड़ दिया गया। फिर वो सामने देखकर अचानक हैरान हो जाता है क्योंकि वो रिफ्लेक्शन अपने आप ही खुद मूव करने लगता है। फिर वो ज्यूका को देखकर एक स्माइल करता है जिसे देखकर तो ज्यूका के पसीने छूट जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है यहाँ पर भूत है, कोई मेरी मदद करो। पर बाहर खड़ा गार्ड उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि वो बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। फिर हमें 2 महीने बाद का सीन
दिखाया जाता है और सर्दी का मौसम आ गया होता है और उसी वेयर हाउस के बाहर खड़े दो गार्ड एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं ठंडी बहुत बढ़ गई है लेकिन उस बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। फिर दूसरा गार्ड कहता है क्या वो अभी तक जिंदा भी होगा? फिर पहला गार्ड कहता है वो अभी तक जिंदा है और उसका पहले चीखने चिल्लाने का आवाज भी सुनाई देता था। हम जो खाना भेजते हैं वो भी वहाँ पे नहीं रहता। फिर दूसरा गार्ड कहता है उसके बॉडी में एक मार्शल आर्टिस्ट का खून है इसलिए वो अभी तक जिंदा है, अगर उसके जगह मैं होता तो मैं तो ठंड के मारे ही मर जाता। फिर पहला गार्ड कहता है कोई भी अपनी जिंदगी को नहीं रोक सकता, देखो उसके खाने को कम कर दिया गया है जिसके वजह से वो जल्द ही मर जाएगा। फिर हमें ज्यूका को दिखाया जाता है जो वेयर हाउस के कोने में ठंड के वजह से कांप रहा होता है। फिर हमें मिरर के उस रिफ्लेक्शन को दिखाया जाता है जो कुछ हरकतें करते हुए ज्यूका के ध्यान को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होता है। फिर ज्यूका कहता है तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो, तुम शांति से खड़े क्यों नहीं रहते? अब मैं तुमसे और नहीं डरूंगा और वैसे भी अभी मुझ में डरने की भी हिम्मत नहीं है, मुझे ऐसे लगता है कुछ ही दिनों बाद मैं ठंड से ही मर जाऊंगा। फिर वो रिफ्लेक्शन उसे देखकर कुछ सोचने लगता है। फिर वो एक हल्की सी सांस छोड़ता है। फिर वो अपने सिर को इधर उधर करके अपने आसपास कुछ ढूंढने लगता है। फिर वो एक स्टिक को उठाता है और उसे हिलाते हुए ज्यूका के ध्यान को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होता है। फिर ज्यूका उसके तरफ देखने लगता है और वो रिफ्लेक्शन एक शॉर्ट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। फिर ज्यूका उसे देखकर सोचने लगता है ये आखिर कर क्या रहा है और वो अचानक से डांस क्यों करने लगा, और वैसे भी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर वो पहले की बातों को याद करके सोचने लगता है जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मैं बहुत डर गया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये ना तो इस मिरर से बाहर आ सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है, तो अब इसलिए मुझे इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये इसलिए ऐसे कर रहा है ताकि मैं इसके तरफ ध्यान दूं। फिर वो साइड के तरफ एक अटैक करता है जिसके वजह से वहां से एक पर्पल कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। फिर वो सामने की तरफ अटैक करता है। फिर ज्यूका उसे देखकर सोचने लगता है मुझे लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी देखा है। फिर उसे अचानक से याद आता है ये तो वही सेम स्टेप है जो मेरा बड़ा भाई ट्रेनिंग करते समय करता है, 9 हेवन शॉट टेक्निक। ये डेफिनेटली 9 हेवन शॉट टेक्निक ही है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन हमारे क्लैन के मार्शल आर्ट टेक्निक को कैसे जानता है? फिर उसे पहले की बात याद आती है जहाँ मोबेक को उसके मास्टर ट्रेनिंग दे रहा होता है, जो कहता है अगर किसी को 9 हेवन आर्ट सीखनी है उसे पहले अपने कोर एनर्जी को सर्कुलेट करना पड़ेगा और यान एनर्जी बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसे अपने यान एनर्जी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा और यही 9 हेवन आर्ट्स का फर्स्ट स्टेप है। उसकी बातों को ज्यूका साइड में झाड़ू मारते हुए खड़े होकर सुन रहा था। फिर वो उसे याद करते हुए सोचने लगता है मुझे ठीक से याद है कि मेरे भाई ने इन स्टेप को फॉलो किया था, वो इस टेक्निक से ठंडी में भी गर्म हवा बना दिया था। फिर वो रिफ्लेक्शन सामने देख के थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि ज्यूका भी उसके साथ उस टेक्निक को परफॉर्म करना चालू कर देता है। जिस तरह से वो रिफ्लेक्शन शॉट टेक्निक को करता है उसी तरह से ज्यूका भी उस टेक्निक को करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर रिफ्लेक्शन उसे देखकर एक अजीब सा फेस बनाता है जिसे देखकर ज्यूका कहता है तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसलिए फॉलो नहीं कर रहा कि मैं इस टेक्निक को सीखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मैं ठंड से मरना नहीं चाहता। फिर ज्यूका अपने मन ही मन सोचने लगता है वैसे भी इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, अगर ये सच में 9 हेवन आर्ट्स है तो कम से कम मैं इस ठंडी में सरवाइव तो कर पाऊंगा। और यही सब सोचते सोचते उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर वो रिफ्लेक्शन ज्यूका के ऊपर हंसने लगता है और इसके वजह से ज्यूका काफी गुस्सा हो जाता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और ठंडी और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर हमें ज्यूका को दिखाया जाता है जो उसी शॉट टेक्निक का ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसे उस टेक्निक का ट्रेनिंग करता देख रिफ्लेक्शन काफी गौर से उसे देख रहा होता है। फिर वो उस टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद हाँफने लगता है और मन ही मन सोचता है आखिरकार मैंने इसे कर लिया, अब मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रहा है। फिर वो उसी स्टिक में अपने एनर्जी को इकट्ठा करता है जिसके वजह से उसके आसपास की हवा गर्म हो जाती है। फिर पीछे की तरफ रिफ्लेक्शन को दिखाया जाता है जो अपने हाथों को हिलाते हुए इशारे से ज्यूका के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। फिर वो अपने स्टिक को हिलाता है और अपने बॉडी से काफी जबरदस्त एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। फिर ज्यूका कहता है मैं इतना दूर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी शॉर्ट टेक्निक को नहीं सीखना चाहता हूँ, मैं तो बस इस ठंडी में गर्म होना चाहता था।
फिर वो पीछे की तरफ स्टिक को फेंकते हुए कहता है, मुझे अब और सहने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें इस तरह के देखने की जरूरत है। अब से तुम बेकार हो, तो मैं मिरर को दूसरी तरफ पलट दूंगा। फिर जोका पीछे की तरफ देखता है और वो रिफ्लेक्शन 9 हेवन टेक्निक के एडवांस मूव को परफॉर्म करने लगता है। उसे देखकर जोका सोचने लगता है, ये क्या है, मैंने इस तरह के टेक्निक को पहले कभी नहीं देखा है। फिर वो रिफ्लेक्शन सामने की तरफ एक अटैक करता है जिसमें से काफी एनर्जी निकल रही होती है। फिर वो नीचे की तरफ एक जबरदस्त स्ट्राइक करता है जिसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है। उसे देखकर जोका सोचने लगता है, क्या ये मेरे को पहले 9 हेवन आर्ट्स सिखा नहीं रहा था, तो ये अब किस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा है? क्या ये भी 9 हेवन आर्ट ही है? फिर जोका कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ? मैं तो यहाँ तक किसी भी मार्शल आर्ट में ही इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड शॉर्ट टेक्निक को सीखूंगा? जिसे सुनकर रिफ्लेक्शन एक अजीब सा चेहरा बनाने लगता है और उसे चिढ़ाने लगता है। उसके चिढ़ाने की वजह से जोका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर जोका अपने स्टिक को पकड़ के कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिढ़ाने की? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये कर नहीं सकता? देखना, मैं इसे कुछ ही समय में ही सीख जाऊंगा। और रिफ्लेक्शन उस पर अभी भी हंस रहा होता है। फिर हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। ठंडी चली जाती है और दूसरा मौसम आ जाता है। फिर जोका को दिखाया जाता है जो अभी भी उस टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर इस टेक्निक को करते करते वो थक गया होता है और हांफने लगता है। फिर वो सोचने लगता है, ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा हार्ड है, मैं इसे जितना ही सीखते जा रहा हूँ ये उतना ही ज्यादा हार्ड होते जा रहा है। भले ही मैं इस टेक्निक को सीखने के लिए इसे कितना भी ज्यादा फॉलो कर लूं, मैं इसे पूरा बिल्कुल भी नहीं सीख पाऊंगा। और उसे हार मानता देख रिफ्लेक्शन उस पर हंसने लगता है। फिर वो उसके बाद स्टिक को जमीन पर फेंक कर गुस्से से वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, भले ही मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे करूंगा, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ जबकि मुझे भूख लग रही है? वैसे भी ये सब यूजलेस है, ये मेरा कुछ भी काम नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ रिफ्लेक्शन अपने शॉर्ट टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है, जिसे देखकर जोका कहता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कूल लगता है। मैं भी ये करना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी मैं थोड़ा सा भी नहीं कर पाया। इसके अलावा मेरे पास कोई और दूसरा चारा नहीं है, तो मुझे वैसे भी ये करना ही पड़ेगा। फिर रिफ्लेक्शन को दिखाया जाता है जो एक स्माइल करते हुए और अपने स्टिक को हिलाते हुए जोका को फिर से इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए इशारा कर रहा होता है। जोका उस टेक्निक को देखकर सोचने लगता है, अगर मैं इस टेक्निक को 9 हेवन आर्ट से कंपेयर करूं तो मुझे लगता है ये टेक्निक उसके आगे की है। क्या ये 9 हेवन आर्ट्स की एडवांस टेक्निक है? क्योंकि मैंने अपने भाई को इस तरह के टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए कभी नहीं देखा। या शायद ऐसा हो सकता है वो लोग इसके बारे में जानते ही ना हो। फिर जोका वहीं मिरर के सामने बैठे हुए सोच रहा होता है, मैं इस बात से श्योर हूँ कि ये टेक्निक हमारे क्लैन के मार्शल आर्ट टेक्निक से रिलेटेड है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन हमारे क्लैन के मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में कैसे जानता है? फिर जोका कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम जानबूझकर मुझे बीच बीच के स्टेप्स को छोड़कर सिखा रहे हो, नहीं तो ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ पर मैं ये टेक्निक को क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? और ये सब सुनकर रिफ्लेक्शन हंसने लगता है, जिसके वजह से जोका गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम सच में मेरे साथ खेलना चाहते हो? अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा। और वो उस मिरर को कपड़े से ढक देता है, लेकिन मिरर का नीचे का थोड़ा सा जगह बच जाता है जिसमें से रिफ्लेक्शन जोका को घूर घूर के देख रहा होता है, जिसे देखकर जोका सोचने लगता है आखिर ये करना क्या चाहता है। फिर वो कहता है, क्या तुम मुझे अपनी टेक्निक सिखाना चाहते हो? फिर रिफ्लेक्शन भी अपने सिर को हिलाते हुए इशारे से हाँ कहता है। फिर जोका कपड़े को हटाते हुए कहता है, मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से कपड़े से ढक दूंगा। फिर वो रिफ्लेक्शन अपने उंगली को ऊपर की तरफ पॉइंट करता है। फिर जोका भी मिरर के ऊपर की तरफ देखने लगता है। मिरर के ऊपर अपने आप कुछ गोल्डन वर्ड्स अपीयर हो जाते हैं और वो वर्ड्स ट्रांसलेट होने लगते हैं जो ट्रू मिरर ऑफ जोतियन फेरी की होती है, और उसके सामने वो गोल्डन वर्ड्स चमकने लगता है और वो वर्ड्स मिरर से निकल के जोका के आसपास घूमने लगता है। फिर हमें बताया जाता है ट्रू मिरर ऑफ जोतियन फेरी के ऊपर उसे ये 900 वर्ड्स दिखाई दिए। वैसे ये
वर्ड्स तो काफी हार्ड और कॉम्प्लिकेटेड थे, लेकिन ये सभी वर्ड्स उसी ट्रेनिंग का एक हिस्सा थे जिससे वो उन वर्ड्स का मतलब आसानी से समझने लगा। फिर उसे याद आता है जो टेक्निक को वो इतने समय से सीख रहा था, और उस टेक्निक का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम होता है हेवनली इनक्विजिटिव स्वॉर्ड टेक्निक। तो गाइज मैं आपको बता दूं, हेवनली इनक्विजिटिव स्वॉर्ड टेक्निक और 9 हेवन स्वॉर्ड टेक्निक दोनों एक ही है, बस यहाँ पर नाम को चेंज कर दिया गया है। फिर हमें बताया जाता है अभी तक यून क्लैन में जोका के साथ बहुत बुरा हुआ है। उसने अभी तक अपनी जिंदगी में सिर्फ दुख और दर्द सहा है और उसे वेयर हाउस में कैद करके मारने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे वेयर हाउस में ज्यूतियन जुआनु गॉडेस का मिरर मिल गया जो उसे वो टेक्निक सिखा रही है जो बाहर जाके दुनिया में कहीं भी नहीं सीख सकता था। फिर हमें बताया जाता है एक बच्चा जिसके बारे में सभी कोई सोच रहे होते हैं कि वो जल्द ही मर जाएगा, यहाँ तक कि उसके खाने को भी बंद कर दिया गया, लेकिन वो अभी तक जिंदा है सिर्फ उस मिरर के वजह से। फिर हमें दिखाया जाता है जोका उस रिफ्लेक्शन के साथ बहुत ही खुशी से उस टेक्निक को सीख रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है सीक्रेट मैनुअल 9 हेवन स्वॉर्ड टेक्निक का पास नहीं हो पाया क्योंकि यून मोरिग मर गया, लेकिन वो किसी को धीरे से पास हो गया। फिर उसके बाद हमें 10 साल बाद उस वेयर हाउस का सीन को दिखाया जाता है जहाँ जोका अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है समय सबके लिए बराबर होता है, और ऐसे ही करते करते उस छोटे से वेयर हाउस में 10 साल बीत गए। फिर हमें जोका को दिखाया जाता है जो एक मेडिटेशन के पोज में बैठा होता है और उसके आसपास से एनर्जी रिलीज हो रही होती है। फिर तभी वो अपनी आंखों को खोलता है और उसके आसपास से जबरदस्त एनर्जी रिलीज होने लगता है, जिसे देखकर रिफ्लेक्शन स्माइल करने लगता है। फिर हमें 10 साल के बाद जोका को दिखाया जाता है जो बहुत ही तेजी से एक स्ट्राइक मार के आगे की तरफ बढ़ जाता है और उसके पीछे से एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होने लगती है। फिर वो एक स्माइल करता है, अपने पाँव को पीछे करता है और एक जबरदस्त स्टैंस लेता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। फिर वो एक स्माइल करता है। फिर हमें 10 साल बाद जोका को दिखाया जाता है जो काफी बड़ा हो गया होता है, जो कहता है आखिरकार मैंने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। फिर हमें लोयो यांग सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर एक कैरेज आ रहा होता है और ये कैरेज वॉरंग मैनर के पास जाके रुक जाता है। फिर उस कैरेज का गेट खुलता है और उस कैरेज से कोई बाहर निकलता है जो कहता है 10 साल हो गए, काफी लंबा समय हो गया जब मैं यहाँ से गया था। और इसके रेड हेयर को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये यून मोबेक है। फिर सामने की तरफ से मिजू मोबेक मेरे बेटे चिल्लाते हुए आ रही होती है जो कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और जब मैं तुम्हें लंबे समय के बाद देख रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है तुम जो यहाँ से एक बच्चे बनकर गए थे एक स्ट्रॉन्ग मैन बनकर वापस लौटे हो। फिर हमें 10 साल बाद मोबेक को दिखाया जाता है और वो भी काफी बड़ा हो गया होता है। फिर हमें मोबेक के छोटे भाई बहन को दिखाया जाता है जो लोग एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं आखिरकार बड़े भाई वापस लौट कर आ गए। फिर मोबेक घूमता है और अपने मदर को रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है जो कहता है मदर मैं अपनी ट्रेनिंग को पूरा करके आ गया हूँ। फिर मिजू उसके गले लग जाती है और कहती है अब तुम मैनली हो गए हो, मतलब मर्द बन गए हो। मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, मुझे तुम पे गर्व है, तुमने बहुत अच्छा किया। अब हमारा वॉरंग मैनर लुयोंग सिटी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन बन जाएगा, नहीं बल्कि पूरे हेनान प्रोविंस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। फिर वो अपने चेहरे को दूसरे तरफ करते हुए कहती है मेरा तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा ध्यान था कि यहाँ आए नांगोंग क्लैन के प्रेशियस गेस्ट के ऊपर मेरा ध्यान गया ही नहीं। फिर वो नांगोंग यून और चुन से माफी मांगने लगती है, मैंने अपने बेटे को इतना लंबे समय बाद देखा इसलिए मेरा दूसरी तरफ ध्यान गया ही नहीं। फिर मेजो चुन को देखते हुए कहती है तुम 10 साल में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, तुम तो सच में अमेजिंग हो। पूरे जियांगो में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो अजुरे क्लाउड स्वॉर्ड का नाम नहीं जानता होगा और तुम्हारे अलावा। फिर हमें नांगोंग यून को दिखाया जाता है जो सच में पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई होती है, जिसे देखकर मिजू कहती है तुम तो मुझे पहचान में भी नहीं आ रही हो, तुम पहले से इतना ज्यादा खूबसूरत हो गई हो कि तुम्हारे बगल में कोई भी एक मुरझाया हुआ फूल के जैसे दिखेगा। आप लोग बहुत लंबा सफर तय करके आए हो तो आप लोग बहुत थक गए होगे, तो अंदर चलिए और आराम कीजिए, मैंने आप लोगों के लिए अच्छे से तैयारी की है। फिर वो चुन से पूछती है क्या आपके फादर ठीक हैं? फिर चुन कहता है वो अभी काफी हेल्दी हैं। फिर मिजो कहती है मुझे ये सुनकर काफी राहत मिली, लेकिन पीछे की तरफ नांगोंग यून इधर उधर देख रही होती है, जिसे देखकर मिजू कहती है तुम क्या ढूंढ रही
रही हो, लेकिन नांगोंग्यून उसे इग्नोर करके चली जाती है, जिसके वजह से मिजू की बेइज्जती हो जाती है। फिर चुन कहता है तुम इतना ज्यादा रूड क्यों हो रही हो, लेकिन नांगोंग्यून उसकी बातों को भी इग्नोर कर देती है, जिसके वजह से मिजू गुस्सा तो होती है पर वो एक छोटी स्माइल करते हुए कहती है ठीक है कोई बात नहीं। वैसे भी वो लोगों से ज्यादा बात नहीं करती है और उसे चुप रहना पसंद है। मैं उसके लिए थोड़ा सा चिंता थी इसलिए मैं उससे पूछ रही थी। फिर चुन कहता है नहीं वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई है। फिर मिजू कहती है ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, आप लोग काफी थक गए हो के तो अंदर चलिए और आराम कीजिए। फिर वो सभी वॉरिंग मैनर के अंदर जाने लगते हैं। फिर मिजू रुक के एक वॉरियर को कहती है सुनो तुम ये बात को सभी वॉरियर तक पहुंचा दो कि वो लड़की वेयर हाउस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वो जरूर ज्यूका को ढूंढ रही होगी, लेकिन 10 साल बाद भी वो उसे कैसे याद है। फिर वो वॉरियर डरते हुए कहता है मुझे लगा नहीं था कि ये बताने का सही समय होगा, इसलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई। कल रात को मुझे वेयर हाउस बहुत ज्यादा शांत लग रहा था तो मैंने अंदर जाकर देखा, पर अंदर में मास्टर ज्यूका बिल्कुल भी नहीं थे, जिसे सुनकर मिजू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर वो गुस्से से उस वॉरियर के गले को पकड़ती है और कहती है जो भी कुछ हुआ मुझे सब कुछ सच सच बताओ। फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है और ये वही टाइम होता है जब ज्यूका अपने मेडिटेशन से उठता है और वो उस टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर ज्यूका सामने की तरफ एक जबरदस्त स्ट्राइक मारता है और उस स्ट्राइक के वजह से वेयर हाउस में कई सारे रखे सामान टूट जाते हैं और वहाँ के जमीन पर उसके निशान भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद ज्यूका काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है आखिरकार मैंने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया। फिर वो रिफ्लेक्शन की तरफ देखता है और कहता है देखा तुमने, मैंने ये टेक्निक परफेक्ट बिल्कुल तुम्हारे जैसे किया है। इसके वजह से वो रिफ्लेक्शन भी खुश होकर उसके लिए ताली बजा रहा होता है। फिर ज्यूका दौड़ते हुए उस रिफ्लेक्शन के पास आता है। फिर हमें दोनों के बीच का डिफरेंस दिखाया जाता है, वो रिफ्लेक्शन जो 10 साल पहले का ज्यूका था और वो ज्यूका जो 10 साल बाद का है। मुझे 900 वर्ड समझने के बाद मुझे टेक्निक सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, तो ठीक है अब मुझे अगली चीज को सिखाओ। पर वो सामने देख के थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि वो रिफ्लेक्शन अपने उंगली को ऊपर की तरफ इशारा कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है उस स्ट्राइक की वजह से ऊपर का छत थोड़ा सा टूट गया होता है और रिफ्लेक्शन उसे ऊपर जाने का इशारा करता है, जिसे देखकर तो पहले ज्यूका कुछ देर के लिए सोचता है, फिर वो अपने स्टिक को छोड़ देता है, जिसे देखकर वो रिफ्लेक्शन स्माइल करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद ज्यूका सभी सामान को एक के ऊपर एक रख के उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर हमें बताया जाता है ज्यूका जिसने अपने लाइफ के 10 साल एक अंधेरे और गंदे वेयर हाउस में बिता दिया। 10 सालों बाद पहली बार उसने खुले आसमान को देखा। फिर ज्यूका उसे देखकर सोचने लगता है ये गर्म है, क्या मुझे बाहर जाना चाहिए। फिर वो रिफ्लेक्शन की तरफ देखता है और रिफ्लेक्शन स्माइल करके उसे जाने का इशारा कर देता है, जिसे देखने के बाद ज्यूका मुड़ के ऊपर की तरफ देखता है। फिर ज्यूका उस छत के टूटे हुए हिस्से से होते हुए बाहर निकल जाता है। वो उस वेयर हाउस में अंधेरे में रहता था, इसलिए अचानक सूरज की रोशनी की वजह से वो अपने आंखों को बंद कर लेता है। फिर वो धीरे धीरे करके अपने आंखों को खोलने लगता है और सामने का नजारा सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और ये उसके लिए पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ देखा था और वो उसे छत के ऊपर से देखे जा रहा था। उसे देखकर ज्यूका को काफी ज्यादा रिफ्रेश महसूस होने लगता है। फिर हमें उस मिरर को दिखाया जाता है जो पहले रिफ्लेक्शन था वो अब ज्यूतियान जुआनु गॉडेस बन जाती है। फिर ज्यूका बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है मेरे साथ आओ और इसे देखो, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। पर वो नीचे की तरफ जब मिरर में देखता है तो मिरर में कोई भी नहीं होता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही साथ दुखी भी हो जाता है क्योंकि उसने अपने लाइफ के 10 साल उसके साथ बिताया था। फिर मिजू आती है और गुस्से से उस वेयर हाउस के दरवाजे को खोलती है। फिर वो सामने की तरफ देखती है और फिर वो ऊपर की तरफ छत को देखती है। फिर वो टूटे हुए छत को देखकर सोचने लगती है क्या यहाँ पर बिजली गिर गई थी या तूफान आ गया था या कुछ और हो गया था, ये छत आखिर टूटा कैसे, पर वो वहाँ तक कैसे पहुँच गया। फिर पीछे वाला वॉरियर कहता है उसे ढूंढने के लिए हमें कुछ लोगों को भेजना पड़ेगा। फिर मिजो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, जिस क्लैन ने उसे इतने सालों से खाना खिलाया वो उसी को ही छोड़ के भाग निकला। फिर मिजो दांत पीसते हुए गुस्से से सोचने लगती है अगर तू बाहर भी निकल जाएगा तो क्या ही कर लेगा, चाहे तो कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, आखिर तेरा दिमाग तो एक 6 साल के बच्चे का ही है। तुम ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि बाहर जिंदगी जीना कितना ज्यादा मुश्किल है, तुम जल्दी भूख से मारे जाओगे। फिर हमें ज्यूका को दिखाया जाता है जो बड़े ही खुश होकर टाउन में घूम रहा होता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिजू मोबेक को सब कुछ बता देती है, जिसकी बातें सुनकर मोबेक कहता है क्या ज्यूका यहाँ से सच में भाग निकला। फिर मिजू कहती है हाँ, उसे भागे हुए 3 दिन हो गया, मैंने उसे ढूंढने के लिए
कई सारे वॉरियर को भेजा, लेकिन उसे अभी तक वो लोग ढूंढ नहीं पाए। फिर मोबेक कहता है लेकिन वो घर को छोड़ के आखिर जाएगा कहाँ। फिर मीजो कहती है लगता है वो तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया होगा कि तुम आने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, और आखिर कौन जानता है कि कौन क्या सोच रहा है। फिर मोबेक कहता है क्या आप मजाक कर रही हैं, ये सच में ऐसा ही बात है। फिर तभी वहाँ नांगोंग यून आ जाती है, जिसे देखकर मोबेक कहता है सीनियर सिस्टर आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो गेस्ट रूम में होना चाहिए। और उसे यहाँ पर देखकर मीजो भी थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर नांगोंग यून गुस्से से मीजो को देखने लगती है। फिर मीजो कहती है तुम यहाँ इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हें ज्यूका के बारे में चिंता था। वैसे उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अभी उस उम्र में है जिसमें समय समय पर बच्चे अक्सर घूमने के लिए कुछ देर के लिए बाहर भाग जाते हैं। जिसे सुनकर नांगोंग यून कुछ नहीं बोलती है। फिर वो मन ही मन सोचने लगती है ये लोग कह रहे हैं कि वो 3 दिन पहले भागा है, लेकिन उसके कंबल और फर्नीचर में तो एक भी धूल नहीं है, जैसे कि उन्हें कुछ देर पहले ही निकाला गया हो। और उस कमरे की हालत को देखकर ऐसे लगता है कि वहाँ किसी पर्सन के रहने के निशान तक नहीं है। फिर मीजो कहती है हम ज्यूका को खोजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर नांगोंग यून उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। जिसे जाता देख मोबेक सीनियर सिस्टर आवाज दे के रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे भी इग्नोर कर देती है। फिर मीजो गुस्से से कहती है क्या वो हमेशा से ऐसे ही रहती है? क्या उसे ऐसे लगता है कि वॉरोंग मैनर एक मजाक है? फिर मोबेक थोड़ा सा घबराते हुए कहता है मदर क्या सच में ज्यूका घर छोड़ के चला गया? क्या सच में कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं है? मैंने सीनियर सिस्टर को इससे पहले कभी भी ऐसे करते हुए नहीं देखा है। भले ही वो फ्लावर के जैसे खूबसूरत हो, लेकिन वो लोगों के माइंड को रीड कर सकती है। सीनियर सिस्टर फ्लावर टेलीपैथ के निक नेम से फेमस है। अगर सीनियर सिस्टर का इंटरेस्ट किसी भी चीज की तरफ चले जाता है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे वो सॉल्व नहीं कर सकती है। उनके बारे में एक कहावत है, तुम किसी भूत को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन तुम फ्लावर टेलीपैथ को बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर वो ऐसा कर रही है तो इसके पीछे जरूर कोई न कोई कारण होगा। फिर मीजो गुस्से से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे मार दिया है? फिर मोबेक कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसा होता तो सीनियर सिस्टर यहाँ से जाती ही नहीं। लेकिन क्या हो ज्यूका के साथ अगर कुछ बुरा हो गया हो तो? फिर मीजो कहती है चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो यहाँ नहीं रहता था, लेकिन ये बात सच है कि वो घर छोड़ के चला गया। फिर मोबेक कहता है वो यहाँ पर नहीं रहता था तो कहाँ रहता था? फिर मीजो कहती है उसने अपने फादर के मरने से पहले एक बार भी चेहरा नहीं देखा था, इसलिए मैंने उसके लिए वही रहने दिया जहाँ उसके फादर की चीजें थी। फिर मोबेक हैरान होते हुए कहता है क्या आपका मतलब वेयर हाउस से था? फिर वो बहुत ही तेजी से वेयर हाउस की तरफ जाने लगता है। फिर वो वेयर हाउस के पास पहुँच जाता है, पर वो सामने की तरफ देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पहले से ही नांगोंग यून थी। फिर वो उसे देखकर सोचने लगता है ये कैसे हो सकता है, वो इतना जल्दी कैसे आ सकती है, जैसे उसे यहाँ आने का रास्ता पहले से ही पता हो। ऐसे लगता है कि उसने मदर के माइंड को रीड करके पहले ही सब कुछ पता लगा लिया। फिर मोबेक नांगोंग यून के पास आते हुए कहता है सीनियर सिस्टर। फिर नांगोंग यून कहती है ना ही केवल ये वॉरोंग मैनर का सबसे गंदा हिस्सा है, इसके अलावा इसके बाहर यहाँ पर कई सारे स्क्वाड वॉरियर यहाँ की रखवाली कर रहे थे। ऐसे लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा था जो मुझसे छुपाया जा रहा था, लेकिन मैं इस जगह को देखकर तुम्हारी मदर की बातों को समझ गई कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। सड़ा हुआ और सीलन के बदबू से भरा हुआ ये वेयर हाउस, और इस फर्श पे वो फटे पुराने कपड़े पहनकर सोता होगा। इसे देखकर ऐसे लग रहा है कि किसी छोटे मटर को वॉरोंग मैनर में कैद करके रखा गया था। फिर वो मोबेक की तरफ देखते हुए कहती है मैं इस बात को फादर को बताऊंगी। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहती है भले ही तुम मेरे फादर के डिसाइपल हो, लेकिन इसके बाद से अब नहीं लगता कि वॉरोंग मैनर और नांगो क्लैन के बीच पहले के जैसे रिलेशनशिप होगा। मैं अपने भाई के साथ वापिस जा रही हूँ। और वो वहाँ से जाने लगती हैं। इसे सुनने के बाद मोबेक को गुस्सा तो आता है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर वो सोचने लगता है अब से पहले के जैसे वॉरोंग मैनर और नांगो क्लैन एक साथ नहीं रहेंगे। ये ऐसा सिचुएशन है जिसे मैं बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकता। अब लगता है मेरे मास्टर, सीनियर सिस्टर और सीनियर ब्रदर के बीच के रिलेशनशिप खराब हो गए हैं। अब पहले के जैसे उनका भरोसा मैं दोबारा कभी भी नहीं पा सकता। फिर हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ ज्यूका टाउन में घूम रहा होता है। फिर वो सोचने लगता है
है सब कुछ बदल गया है। पता नहीं मैं कितने लंबे समय से उस वेयर हाउस में था। यहाँ पर की सड़क तो मुझे बहुत ही कंफ्यूज कर रही है। शायद टाउन से बाहर निकलने का रास्ता यहीं आसपास होगा। फिर तभी अचानक ज्योका किसी पर्सन से टकरा जाता है। फिर वो पीछे मुड़ता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ध्यान आपके तरफ नहीं था। फिर वो पर्सन पीछे मुड़कर गुस्से से कहता है तू अंधा है क्या तुझे ठीक से चलने भी नहीं आता। फिर ज्योका उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि ये वही पर्सन था जिसने ज्योका को वेयर हाउस में बंद किया था। फिर ज्योका घबराते हुए कहता है ठीक है मैं अब देख के चलूंगा, अब मैं अपने रास्ते चलता हूँ। फिर वो गार्ड कहता है वहीं पर रुक जाओ, मुझे लगता है मैंने इससे पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। हे बच्चे, क्या मैं तुम्हारे आइडेंटिटी को चेक कर सकता हूँ। और ज्योका घबरा रहा होता है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो सोचने लगता है क्या मैं पकड़ा गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो वॉरियर कहता है हे बच्चे, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी, तुम मेरे पास आओ। फिर ज्योका सोचने लगता है मैं उस वेयर हाउस में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, मैंने अपने गार्ड डाउन कर लिया था, मुझे सड़क पर ऐसे ही घूमना नहीं चाहिए था। फिर वो वहाँ पर से बहुत ही तेजी से भागने लगता है और सोचने लगता है यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता आसपास ही होगा, मैं उनके हाथों दोबारा पकड़ा जाना नहीं चाहता। फिर तभी उसे सामने की तरफ बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो सोचने लगता है जितना ज्यादा हो सके मुझे उतना तेजी से दौड़ना होगा, मैं इतनी दूर जाना चाहता हूँ कि मुझे कोई भी ढूंढ ना सके। फिर वो वॉरियर कहता है छोटे बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे ही वॉरियर मैनर के वॉरियर के सामने भागने की, एक बार तू मेरे हाथों पकड़ा गया तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। फिर ज्योका उसे देखकर सोचने लगता है ये तो बहुत तेज है, इस स्पीड से तो ये मेरे पास जल्दी पहुंच जाएगा, अगर ये मुझे पकड़ लेता है तो मुझे फिर से ये स्टेप मदर के पास ले जाएगा, लेकिन मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। फिर वो वॉरियर कहता है हे बच्चे, ये मेरा फाइनल वार्निंग है, तुम वहीं पे रुक जाओ। फिर ज्योका भागते हुए सोचने लगता है मैं दोबारा उस वेयर हाउस में नहीं जाना चाहता, मैं दोबारा स्टेप मदर के हाथों पनिश नहीं होना चाहता। फिर वहीं पे खड़ा गार्ड कहता है हे बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो, फोर्ट्रेस का गेट बंद होने वाला है। फिर ज्योका सोचने लगता है मैं ये कर सकता हूँ, भले ही गेट बंद होने वाला है लेकिन मैं इसे पार कर सकता हूँ। फिर तभी अचानक से उसके पीछे वही वॉरियर आ जाता है और कहता है हे छोटे बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे हाथों से भाग के जा सकते हो, अगर तुम भागने की इतना ज्यादा कोशिश कर रहे हो इसका मतलब तुम मुझसे कुछ चीज तो छुपा रहे हो। जिसके वजह से ज्योका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने दांत को पीसने लगता है। फिर वो अपने मार्शल आर्ट का यूज करके वहाँ से भागने लगता है। फिर वो वॉरियर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने भागने की, और वो वॉरियर ज्योका का पीछा करने लगता है। पर तभी अचानक से फोर्ट्रेस का गेट बंद होने लगता है और वॉरियर उसी के नीचे होता है। फिर वो वॉरियर जोर से चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से इस गेट को कोई बंद होने से रोको। फिर वो अपने हाथ को आगे करके आंखें बंद कर लेता है और उसे लगता है कि वो मरने वाला है। फिर जब वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि गेट बीच में ही रुका होता है क्योंकि ज्योका ने उस फोर्ट्रेस के इतने भारी गेट को सिर्फ एक हाथ से ही रोक लिया होता है। फिर वो कहता है क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। पर वो ऐसा होता देख वो तो कुछ देर के लिए सदमे में चले जाता है। फिर वो घबराते हुए कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर ज्योका कहता है मैं तो बस दोबारा पकड़े जाना नहीं चाहता था। फिर वो वॉरियर डरते हुए कहता है तुम्हें कौन पकड़ना चाहता है, मैं तो तुम्हें बस फॉलो कर रहा था। फिर ज्योका कहता है क्या तुम सच में मुझे नहीं पकड़ना चाहते थे। फिर वो वॉरियर कहता है बिल्कुल, मैं आखिर तुम्हें क्यों पकड़ूंगा, लगता है मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। जिसे ज्यादा देख वो वॉरियर सोच रहा था क्या सच में ये कोई बच्चा है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। और आखिरी तक वो वॉरियर ज्योका को नहीं पहचान पाता कि ये वही लड़का था जिसे उसने वेयर हाउस में बंद किया था। फिर ज्योका को दिखाया जाता है जो वहाँ से जाते हुए बहुत ही खुश था और गाना गुनगुनाते हुए जा रहा था। तो गाइस अब इसके बाद से ज्योका की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी।